रिकॉर्डिंग स्टार्ट केली. ठीक आहे. स्क्रीन पण शेअर कर. स्क्रीन शेअर कर. स्क्रीन शेयर कर दिया अभी. उसका मैसेज गया. रीडिंग व्यू का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ. शायद मैं आने वाले कुछ दिनों बाद पीपीटी में प्रेजेंट करूँगा सबको, क्योंकि लगता है कि ये जो टीचिंग मेथड है इसको अपग्रेड करना चाहिए. तो पीपीटी बनाने में टाइम लगेगा. अगला महीना पीपीटी बनाने में लगा दूंगा मैं. तो जीरोदा ने कुछ इंट्रोड्यूस किया है, उसका भी नोटिफिकेशन आया. जिंक इंट्रोड्यूसिंग जिंक बाय जीरोदा. क्या है पता नहीं, अगर आप देख सकते तो देख लीजिए. नया सीखने को मिले तो बढ़िया रहेगा. हाँ, तो आपका क्वेश्चन था कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, राइट. तो ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग उसमें डीमैट अकाउंट में दिखाई देती है या फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है. तो हाँ, वो हमारे ऊपर डिसाइड होता है. उसका सिर्फ नाम है कि आपने एक दिन से ज़्यादा दिन होल्ड किया तो उसे डिलीवरी ट्रेड कहते हैं, या फिर 10-15 दिन होल्ड किया तो उसे स्विंग कहते हैं. और एक महीने से ज़्यादा दिन होल्ड किया, 2-3 महीने, तो उसे पोजीशन कहते हैं. ये कहने से होता है. इसका यहाँ पर डीमैट अकाउंट में कोई लेना देना नहीं है उसका. तो डीमैट अकाउंट में आपको पोजिशनल ट्रेडिंग है या फिर स्विंग ट्रेडिंग है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा. तो आपको समझ लेना है कि हाँ, मैंने स्विंग ट्रेड लिया था या फिर मैंने पोजिशनल ट्रेड लिया था. अगर आपने 1 साल से ज़्यादा दिन होल्ड किया तो आप उससे इन्वेस्टमेंट कह सकते हो. और आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, एक बार मैं देख लेता हूँ फिर से. ये तो आपका टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग का डाउट क्लियर हो चुका है. और हाँ, तो जब शेयर लेते हैं ना, तो वहाँ पर आपको, जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओगे ना, तो उसमें आपको सीएनसी मतलब डिलीवरी लिखा होता है. और एक जगह लिखा होता है इंट्राडे. ठीक है. तो अगर आप इंट्राडे में ले रहे हो, MIS. हाँ, उसे एमआईएस कहते हैं. तो अभी लोकेशन ने बताया. ब्रैकेट में एमआईएस लिखा होता है और ब्रैकेट के बाहर इंट्राडे लिखा होता है. और एक दूसरा ऑप्शन होता है सीएनसी और डिलीवरी. और कुछ जगह वहाँ पर लॉन्ग टर्म भी नाम रहता है. तो मैं आपको वो डिमैट में दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा. ठीक है. साइट लॉगिन करते हैं. और आज का जो टॉपिक है अपना म्यूचुअल फंड का है. तो म्यूचुअल फंड हम इस वाले सेशन में आज कवर करेंगे. उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ देखेंगे, कैसे काम करता है. और थोड़ा और डीप में जाना है तो हम और जा सकते हैं. और आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं आपको. पहले मैं रिकमेंड करता था कि दूसरों की तरफ, लेकिन अभी मैंने खुद ही सोचा कि अपने पास ही रखूँ सब, ताकि आप मुझे कांटेक्ट कर सको हर बार. ठीक है. जब भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो. तो मुझे पता है कि सीखने के बाद जो कुछ है ना, ट्रेड करते हैं कुछ दिनों बाद बंद भी कर देते, लेकिन डिसिप्लिन जो है ना वो क्रिएट नहीं होता. जैसे कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए. हर मंथ आपको कुछ ना कुछ फंड डालना होता है, लेकिन आप डालते नहीं. क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है. ट्रेडिंग तक और लगे, ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन नहीं रहता. आज है कल नहीं है. तो इसी की वजह से मैंने सोचा कि जो एस का जो फीचर है वो अपने पास ही कर लूँ स्टार्ट, ताकि आप खुद एस स्टार्ट कर दो और उसमें मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और जब भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी तब आप मुझे पूछ लोगे. ठीक है. तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ऑप्शन का इंडेक्स लगाया था, वॉच लिस्ट लगाई थी. तो हम यहाँ पर सीधा शेयर्स देखेंगे. शेयर्स में आपको दिखाई देगा बाय सेल. तो जब भी आप कोई शेयर बाय करते हो तो बाय पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म के बाजू में राइट साइड में सीएनसी ब्रैकेट में दिखाई दे रहा होगा आपको. आप अपना मोबाइल में जूम करके देख सकते हो. और जब भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो तब अपना मोबाइल रोटेट कर लीजिए. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए इंट्राडे और एमआईएस लिखा है. और उसके बाद यहाँ पर रेगुलर है, कवर है, एएमओ है और आइसबर्ग है. तो कवर में हमारा कुछ काम नहीं है, एएमओ में हमारा कुछ काम नहीं है, आइसबर्ग में हमारा कुछ काम नहीं है. हम सिर्फ रेगुलर में काम करते हैं. रेगुलर और यहाँ पर इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में. तो यहाँ पर जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म और सीएनसी दिखाई दे रहा है उसे डिलीवरी ट्रेड कहते हैं. अलग अलग डिमेट अकाउंट में अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन मीनिंग एक ही होता है. यहाँ पर पहले क्या दिखाई देता था, सीएनसी कैश एंड कैरी. आप उसके बाद अपडेट करने के बाद उन्होंने वहाँ पर लॉन्ग टर्म और ब्रैकेट में सीएनसी कर दिया. और यहाँ पर इंट्राडे बाय डिफॉल्ट जैसे का तैसा है. ठीक है. यहाँ पर क्वांटिटी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई.
ठीक है। तो जब भी आपको कोई शेयर बाय करना है, जब भी आपको कोई शेयर्स बाय करना है तो आपको रेगुलर ऑर्डर में बाय करना है। और अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो तो उसे इंट्राडे में करना है, लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में करना है। ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं होगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे फेजेस आएंगे, लॉसेस होंगे, और प्रॉफिटेबल आप जल्दी हो सकते हो लॉन्ग टर्म में, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, ये हमने पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। तो स्विंग में प्रॉफिटेबल हो गए तो इंट्राडे एज अ नॉर्मल लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ कीजिए। उसके बाद में देखा जाएगा, जब प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो फुल टाइम इंट्राडे भी कर सकते हो। लेकिन कभी भी एक ही सोर्स पे डिपेंड मत रहिए कि अगर मैं फुल टाइम इंट्राडे करूँ तो क्या। जैसे कि मैं भी इंट्राडे फुल टाइम नहीं करता। ठीक है, तो मैं स्विंग भी कर रहा हूँ अभी, और अदर सोर्स भी है मेरे, जैसे कि आपको पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब भी देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम भी देख रहा हूँ। तो एक ही सोर्स पे कभी भी डिपेंड मत रहिए। अभी मेरा, अगर मैं मेरा सेल्फीनेस देखूँ तो कैसे रहेगा, मैं आपको यही कहूँगा ना कि आप सिर्फ ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको सब बताएंगे कि आप सिर्फ ट्रेडिंग कीजिए, सिर्फ इंट्राडे कीजिए और ऑप्शन कीजिए। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप मिडिल क्लास से हो, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरी सोच है कि सबको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। राइट। तो इस तरह से ये आपका डाउट था, आपका क्वेश्चन का आपका आंसर मिल चुका होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह चुका होगा तो मुझे यहाँ पर मैसेज बॉक्स में बताइए कि आपका ये क्वेश्चन रह चुका है, तो मैं ताकि वो क्लियर कर सकूँ, और इसके बाद मैं म्यूचुअल फंड का टॉपिक स्टार्ट कर दूँ। सुनील सर, बताइए मैसेज में। है ओके, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो फिर भी आपको कोई इश्यूज आएंगे तो मुझे कॉल कर देना, या फिर मैसेज किया तो भी चलेगा। अगर मैं व्हाट्सएप में हूँ तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा, काम में हो तो आपको मैं तुरंत रिप्लाई नहीं दे सकता, लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूंगा। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा म्यूचुअल फंड, जो आपने कल बताया था कि म्यूचुअल फंड का टॉपिक कब लेने वाला है। तो ये स्पेशली सुनील सर के लिए है, क्योंकि उन्होंने मैसेज किया था और मैं भूल गया था, मुझे लेना था लेकिन टाइम कब था वो मुझे पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो एक स्ट्रैटेजी तो कवर कर लिए, और अगले दिन स्ट्रैटेजी लूँगा लूँगा तो क्या होगा कि जो हमने सीखा है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। राइट। और एक क्वेश्चन भी सुनील सर ने अच्छा पूछा था, वो भी मैं बता देता हूँ सबसे पहले, फिर स्टार्ट करेंगे। तो सुनील सर ने पूछा कि कभी भी अगर मार्केट 44 में सपोर्ट पे आता है और यहाँ पर अगर 5% की कैंडल बनती है, तो आपने तो कहा था कि 5% के ऊपर अगर गई तो वहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे, और 5% है क्यों? ये दो क्वेश्चन सुनील सर ने किए थे, उसका जवाब मैंने उनको पर्सनली दे दिया है, लेकिन शायद ये क्वेश्चन आपको भी आया होगा। राइट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, 5% क्यों, सिर्फ 5% ही क्यों, 6% क्यों नहीं, 3% क्यों नहीं, 7% क्यों नहीं? तो देखिए, इसके पीछे लॉजिक है। अगर मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट हो गई ना, तो उसके बाद कैंडल साइज की मूवमेंट ना स्लो हो जाती है, इस तरह से साइडवेज चला जाता है मार्केट। अगर एक ही दिन में मॉर्निंग सेशन में बहुत बड़ी कैंडल बन गई, या फिर स्विंग में बहुत बड़ी कैंडल बन गई, तो सबसे ज़्यादा अगर मूवमेंट उस दिन हो चुकी है तो ऑलरेडी उसकी मूवमेंट हो गई है, तो उसके बाद उसकी रेंज है ना साइडवेज चली जाएगी, या फिर उसकी मूवमेंट धीरे हो जाएगी। धीरे धीरे जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्टली बड़ी मूवमेंट हो जाएगी ना तो उसके बाद मूवमेंट स्लो हो जाएगी। तो मैं आपको इसे चार्ट में भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि अगर एक्सिस बैंक है, तो अगर यहाँ पर दिखाई दे तो बढ़िया रहेगा। अलग चार्ट लेते हैं ना, कोई अलग शेयर बताओ। विप्रो ले लो। विप्रो मैंने आज नोटिस किया बहुत नीचे आ चुका है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, इस वाले प्राइस पे आपको मिलेगा, और आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। 381 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप इसमें, ले लो, प्रॉफिट हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। अ, कहीं पर मिलेगी बड़ी वाली कैंडल, बड़ी वाली कैंडल चाहिए, बहुत बड़ी कैंडल चाहिए। छोटे टाइम पर मिले थे, 5 मिनट में। निफ्टी में ज़्यादा मिल जाएगा ये, निफ्टी में बहुत बढ़िया मिलेगा ऑप्शन में। तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो देखिए, जब भी बड़ी मूवमेंट होगी तब बाद में बाइंग और सेलिंग कम हो जाएगी।
राइट। जैसे कि दुकान पे अगर बहुत सारी भीड़ पड़ चुकी है सुबह सुबह, तो बाद में दोपहर में मूवमेंट स्लो हो जाएगी ना। उसी तरह से मार्केट में भी होता है, सेम है ना, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा लोग आ गए उसके बाद लोग बोर हो जाएंगे, फिर मूवमेंट स्लो हो जाएगी, इस तरह से होता है। बड़ी कैंडल, ये देखो मिल गई। पहले देख लेते हैं कि ये 5% से ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने स्केल लिया और ये, हाँ 5% से ज़्यादा है, क्योंकि ये इंडेक्स है तो यहाँ पर पॉइंट्स में दिखाई देगा। राइट। तो बड़ी कैंडल तो आपको दिखाई दे रही है, और आप इसे बोल भी सकते हो कि 5% से ज़्यादा है। तो जब भी मार्केट में बड़ी कैंडल बनती है ना, तब उसके बाद मार्केट साइडवेज चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। राइट। ये मैं इंडिकेटर रिमूव कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। देखिए बहुत बड़ी कैंडल, फिर कैंडल की साइज छोटी हो गई। तो इसीलिए अगर किसी भी मार्केट में या फिर किसी भी स्टॉक्स में बहुत बड़ी मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो वहाँ पर हमें एंट्री नहीं करनी है। राइट। क्योंकि ऑलरेडी अगर 5% मूव हो चुका है, तो उसमें हमें प्रॉफिट क्या निकलेगा। यहाँ पर अगर आप एंट्री करोगे तो कितना प्रॉफिट निकलेगा। तो मैं आपने मैंने बताया आपको कि 10%, 8%, 5%, सबसे वर्स्ट केस में आपको 5% लेना है, और बेस्ट केस में 10% या फिर 12%। राइट। और इन फ्यूचर आपको एक्सपीरियंस आया तो आप 12%, 15%, 20% भी ले सकते हो। राइट। तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने एंट्री ली होती तो कितना परसेंट की मूवमेंट हो जाती, लगभग 2-3% की। तो स्विंग में हमें कितना चाहिए, स्विंग में हमें चाहिए 10%, और वर्स्ट केस में 5%। तो ऑलरेडी मूवमेंट हो चुकी है, इसलिए हम बड़ी वाले कैंडल में एंट्री नहीं करते। ये जस्ट एग्जांपल है। इंट्राडे में हम 1%, 2% ले लेते हैं। तो अगर हम स्विंग में 1%, 2% ले रहे हैं, तो उसमें बेनिफिट क्या है। राइट। तो उसे स्विंग थोड़ी कहेंगे। तो जितना हम प्रॉफिट ले रहे उतना तो हमारा स्टॉप लॉस है, 2-3% का। तो रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। राइट। चले इसका और डिप में एनालिसिस नहीं करेंगे, जितना बताऊंगा उतना कम ही है। फिर कभी देखेंगे अगले वाले सेशन में। राइट। ऐसे क्वेश्चन आप पूछते रहो, ताकि मैं भी आपको बहुत डीप में बता सकूं। अपना अगला टॉपिक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपने टीवी पे देखा होगा म्यूचुअल फंड सही है। सबसे पहले म्यूचुअल का मीनिंग किसी को पता नहीं है। राइट। म्यूचुअल फंड कैसे नाम पड़ा, क्यों पड़ा, कुछ पता नहीं। इसकी हिस्ट्री जानने की कोई ज़रूरत नहीं हमें, लेकिन म्यूचुअल का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ किया होगा तो आपको म्यूचुअल का मीनिंग पता होगा। बहुत से यंग जनरेशन यूज़ करते हैं, जैसे आपके जैसे मेरे जैसे। राइट। और जिनमें जनरेशन गैप है वो तो नहीं यूज़ करते। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड क्या है, सीधा म्यूचुअल फंड से आपको लगता है कि स्टॉक में जाता है। जिनको नहीं पता, तो स्टॉक्स में पैसे जाते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन सिर्फ स्टॉक्स में नहीं जाते। रियल इस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू। राइट। उसके बाद आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर और एक है रियल इस्टेट, बॉन्ड, स्टॉक्स, और एक है गोल्ड। राइट। गोल्ड और सिल्वर, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड के ये जरिए यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो रियल एस्टेट में, बॉन्ड में, स्टॉक्स में, गोल्ड में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिलता है हमें स्टॉक्स में, थोड़ा कम बॉन्ड में, थोड़ा कम रियल में, और उससे थोड़ा कम गोल्ड में। तो ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक्स के लिए है, कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। और सबको कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड कीजिए। क्यों। अभी मैंने एक शॉर्ट भी बनाया नहीं, मैंने अभी देखा है कि 10th का जो सिलेबस है ना उसमें अपग्रेडेशन आ चुका है। जो मैंने 3-4 साल पहले हमने बताया था कि ये जो एजुकेशन है फाइनेंस का, स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ज़रूरत है। और अभी अभी 10th क्लास में म्यूचुअल फंड और शेयर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन 0.01% का ही नॉलेज है।
उतना भी नहीं होगा, उससे भी कम हो सकता है, बस बहुत बेसिक, जितना कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी पढ़ लेगा ना तो भी उसके लिए कम है। 0.1% भी देते हैं ना एटलीस्ट, तो भी चलता है। मैथ का अगर आपने बुक देखा होगा 10th का, तो उसमें आपको म्यूचुअल फंड का और शेयर्स का सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, एक बढ़िया बात है कि कभी तो स्टार्ट किया, पहले तो ये बताया भी नहीं गया था। अभी कोई बोलेगा भी नहीं कि चलो किताबों में सट्टा सिखाया जा रहा है या फिर जुआ सिखाया जा रहा है। तो उसके ऊपर सोच रहा हूँ कि शॉर्ट बनाओ, देखते हैं अगर कुछ अच्छा शॉर्ट मिला तो बना देंगे उसके ऊपर। म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, गोल्ड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छे रिटर्न्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? स्टॉक्स में मिलेंगे, रियल एस्टेट में मिलेंगे, उससे ज़्यादा सेफ बॉन्ड में मिलेंगे, और उससे ज़्यादा सेफ गोल्ड में मिलेंगे। तो रिटर्न्स कम ज़्यादा है रिस्क के हिसाब से, जितना रिस्क लोगे उतना आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है, राइट। तो रिस्क सब जगह है। आपको रिस्क के बारे में मैंने अभी सेशन नहीं लिया है, कल लेंगे, आप कल देखते हैं। अभी तो आपको एक स्ट्रैटेजी बता दी है, उसके ऊपर पहले काम कीजिए। मैं फिर उसके बाद आपके सामने 1 घंटे का एक रिस्क मैनेजमेंट का लेक्चर लूंगा, ठीक है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में एक टीम होती है। जैसे कि अगर मेरे पास कुछ काम नहीं है, मतलब स्टॉक्स के लिए वक्त नहीं है, मार्केट के लिए वक्त नहीं है, और मुझे स्टॉक मार्केट आता भी नहीं है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वक्त भी नहीं है, मेरा कुछ अलग भी इनकम सोर्स है, जॉब करता हूँ, इन्वेस्ट कैसे करूँ, ट्रेड कैसे करूँ, जिनको दिक्कत आती है, जिनको नॉलेज ही नहीं है, वो डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। एक एडवाइजरी फर्म होती है, तो यहाँ पर आप अपना फंड निवेश करते हो। आपका फंड क्या कहते हैं, निवेश करते हो। कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर हूँ या फिर रिटेल इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे पास जो भी फंड होगा वो मैं इकट्ठा करूंगा, और मैं सोचूंगा कि चलो मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट नहीं पता, इन्वेस्टिंग नहीं पता या फिर ट्रेडिंग नहीं पता। तो मैं जो भी मेरा फंड होगा वो मैं म्यूचुअल फंड के पास दूंगा, उनको बताऊंगा कि मेरा इतना इतना फंड है और मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एसआईपी करो। और एसआईपी का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका मतलब होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। म्यूचुअल फंड में दो टाइप है, एक होता है एसआईपी और दूसरा होता है लमसम। लमसम, अभी हम सबसे पहले एसआईपी समझ लेते हैं। तो एसआईपी सबके जुबान पे आता है, बहुत फेमस वर्ड हो चुका है, और लमसम बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, सबको सिर्फ एसआईपी पता है, राइट। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आप 500 या फिर 1000 रुपए का एसआईपी करोगे, वो अपने अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और किसी भी स्टॉक्स में वो चला जाएगा, ठीक है। सबका मतलब क्या आता है कि आप वन टाइम यहाँ पर फंड इन्वेस्ट करते हो, अपना पैसा जो होगा वो इन्वेस्ट करते हो। एसआईपी में कैसा होता है कि आपने एक तारीख एडजस्ट कर ली, 16 तारीख मान लीजिए, और 16 तारीख ने आपको 16 तारीख में आपने डिसाइड कर लिया कि हर बार 16 तारीख को मेरे 500 रुपीज़ कट होने चाहिए। तो आपके जो 500 रुपीज़ होंगे वो हर 16 तारीख को कट होंगे और म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे, राइट। म्यूचुअल फंड में क्या होगा, चले जाएंगे। और जो म्यूचुअल फंड की टीम होगी वो आपके 500 रुपीज़ सारे स्टॉक्स में या फिर किसी भी स्टॉक्स में लगाएंगे। तो ये हुआ एसआईपी। तो हर महीने आपके 500 रुपीज़ कट हो सकते हैं, अगर आपने डिसाइड किया कि हमारे 500 रुपीज़ कट होने चाहिए हर मंथ के इस तारीख को, तो इसे कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये तारीख आप आगे पीछे भी कर सकते हो, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, मंथ एंड की तारीख, फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल। और आपका जो पैसा होगा वो म्यूचुअल फंड की जो टीम होगी वो क्या करेगी, स्टॉक्स में लगाएंगी, और उनमें से थोड़ा कमीशन खुद रखेगी, और जो भी प्रॉफिट होगा उनमें से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा, रिटेल इन्वेस्टर को, राइट। और उसमें जो लमसम है, अभी तो आपको ऐसा भी समझ में आ गया लमसम का क्या मतलब होता है। कि मान लीजिए मेरे पास 1-1.5 लाख पड़े, और मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट में लगा दूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए लगा दूँ। तो मैं एसआईपी के जगह एक काम करता हूँ, मेरी एसआईपी तो स्टार्ट है, तो मेरे पास 1 लाख पड़ा है, इसे मैं एफडी में डालने के बजाय इसे मैं डाल देता हूँ लमसम में। तो डायरेक्टली वन टाइम इसे इन्वेस्ट करते हैं,
जब भी मार्केट नीचे गिरा है और मुझे लगता है कि मेरे पास 1 लाख फंड पड़ा है, 2 लाख फंड पड़ा है, 2.5 लाख फंड पड़ा है, तो मैं इसे म्यूचुअल फंड में लगा दूँ। तो डायरेक्टली जब मार्केट नीचे गिरता है तब लमसम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट के हिसाब से, मार्केट के मूड के हिसाब से लमसम होती है। सिस्टमेटिक में क्या होता है एस आई पी में, कि आपको उस तारीख को देना है, मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। अभी दोनों के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। म्यूचुअल फंड का भी एडवांटेज है और डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। तो देखिए, जो भी एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज होगा वो हर फील्ड में रहेगा। जो कॉइन के दो पहलू रहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू रहते हैं, उसी तरह एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसी तरह से हर फील्ड में एक पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड रहती है। एसआईपी में क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर गया है, तो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, अगर ऊपर गया है तो वो महंगा पड़ेगा। और आपके पास 500 रुपीज़ है, आपने लगाया 16 तारीख को, और अगर 16 तारीख को मार्केट ऊपर गया है तो आपको वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, राइट। फिर अगले मंथ में 16 तारीख को आप इन्वेस्ट करोगे तो शायद तब मार्केट नीचे गिरा होगा। अगर नीचे गिरा है तो वहाँ पे उस तारीख को आपको सस्ते में मिल जाएगा अपना स्टॉक्स, जो भी होगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, राइट। तो इस तरह से अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तब हायर प्राइस पे भी ले आ जाता है और लोअर प्राइस पे भी ले आ जाता है। तो यहाँ पर ये एडवांटेज है कि पता नहीं होता कि मार्केट में हमने हायर प्राइस पे लिया या फिर लोअर प्राइस पे लिया, राइट। आपको पता चल जाएगा, निफ्टी का इंडेक्स देखोगे कि अरे आज मार्केट ऊपर गया था 16 तारीख को और हमारे हायर प्राइस पर स्टॉक लिया गया। और लमसम में क्या होता है कि अगर मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद आपने सोचा कि 1 लाख डाल दो, नीचे गिरने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो आपके लिए बेटर है। लेकिन आपको थोड़ी पता कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने गिरने के बाद फिर ऊपर जाने वाला है या फिर से नीचे जाने वाला है। आपने क्या सोचा कि चलो डाउन ट्रेंड में चला गया है और यहाँ से ऊपर जाएगा, ये आपने सोचा, इसलिए आपने इस वाले पॉइंट पे इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन मार्केट यहाँ के बजाय और नीचे गिरने लगा और आपने इस वाली जगह पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो आपको एग्जैक्ट पता थोड़ी है कि यहाँ पर से ही मार्केट ऊपर जाएगा, किसी को नहीं पता। तो लमसम का ये एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेज भी है। कभी आपको लोअर प्राइस भी मिल जाएगी, कभी आपको हायर प्राइस भी मिल जाएगी। किसी को पता नहीं कि मार्केट कहाँ पर सपोर्ट लगेगा या फिर कहाँ पर नीचे गिरेगा, 100% किसी को नहीं पता होता। आप इन्वेस्ट कर दोगे उस टाइम और आपका बहुत सारा कैपिटल वहाँ पर लग जाएगा, तब आपको होल्ड करना ही है। और इस समय में क्या होगा, कभी सस्ता कभी महंगा। तो दोनों के एडवांटेजेस है और दोनों के डिसएडवांटेजेस है। कभी आपको लमसम हायर प्राइस में मिल जाएगा, कभी लोअर प्राइस में मिल जाएगा, कभी आप ज़्यादा अमाउंट डाल दोगे, कभी आप लोअर अमाउंट डाल दोगे। कब होगा ऐसा, अगर आपने सोचा कि चलो आपके पास 2 लाख रुपए है और मार्केट थोड़ा नीचे गिरा और लग रहा है कि आपको इसके नीचे नहीं जाएगा, और वहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, शायद वो और नीचे गिर जाए, राइट। तो ज़्यादातर लमसम कोई नहीं करता, सारे करते हैं SIP। लमसम भी ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बहुत प्रेडिक्शन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो लमसम आप तब कर सकते हो, लगता है कि अरे बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है, तब आप लमसम कर सकते हो उसी स्टॉक में जहाँ पर आपने SIP स्टार्ट किया। तो ये है SIP और लमसम। सबको SIP पता है लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं पता है। तो म्यूचुअल फंड के दो हिस्से हैं, SIP और लमसम, ठीक है। तो हम करेंगे SIP। अभी देखिए, म्यूचुअल फंड में SIP के या फिर लमसम के क्या फायदे हैं, देखते हैं। अभी देखिए, MRF का शेयर है, आज का अगर उसका रेट देखा तो 1 लाख के ऊपर है। इंडिया का सबसे महंगा शेयर MRF, दिखा देता हूँ, MRF। तो ये जो MRF का स्टॉक्स है, और अगर मुझे ये लेना है, अच्छा स्टॉक है, ठीक है, अच्छा स्टॉक है और मुझे लेना है, तो मेरे पास तो 1 लाख रुपए का फंड तो नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप MRF का शेयर म्यूचुअल फंड के थ्रू ले सकते हो। कैसे, तो मान लीजिए म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड के पास 10 लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं। तो हर किसी के पास अगर
10,000 रुपीज़ है, 10K है, तो 10 लोग अगर 10K इकट्ठा करके 1 लाख रुपया फंड जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो पूरे म्यूचुअल फंड की टीम 1 लाख का MRF ले सकते हैं, राइट। तो इसे पोल कहते हैं, पूल पूल, पोल नहीं पूल। कहा गया। अब MRF का शेयर का भाव चल रहा है 1,06,000। ज़्यादा है क्या? ज़्यादा है। 1,86,000, ठीक है। तो इतना अभी रेट चल रहा है इसका। तो नहीं, कम है, कम है, 1,08,600, राइट। तो 1,08,000 जो भी होगा, वो उसमें हम इतना तो फंड हमारे पास नहीं, तब हमारे लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होगा, पूरा एक पूल बनेगा। कि जैसे VC होती है, देखो आपको पता होगा कि 10,000 की VC बने, तो हर कोई क्या क्या करेगा, 10 के रुपीज़ का फंड इकट्ठा करेगा 10 लोग, और वहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का पुल बन जाएगा। और ये पुल में जिसको वो चिट्ठी निकलेगी या फिर लॉटरी निकलेगी, वो फंड पूरा दिया जाएगा उस दिन। इस तरह से VC होती है ना, जिससे हम मराठी में VC कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उसी तरह से म्यूचुअल फंड है। जो भी आपका म्यूचुअल फंड रहेगा, अगर आपको MRF लेना है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही MRF ले सकते हो। अगर आपके पास फंड है तो आप पर्सनली ले सकते हो, वो तो अपना पर्सनल मामला है। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इस तरह से ले सकते हो। तो ये बेनिफिट है कि आपका कैपिटल भी डिवाइड हो जाता है, और अगर आपके पास 500 रुपीज़ भी है, तो भी आप हर स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हो। वो कैसे? अगर देखिए, HDFC बैंक है, और HDFC बैंक 1,700 रुपीज़ का है, आपके पास 1,700 है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो 1,700 रुपीज़ है, मुझे सब सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने हैं, तो नॉट पॉसिबल। अगर आपको 10 स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है तो हर स्टॉक्स की अलग प्राइस है। अभी HDFC की 1,500 रुपीज़ है, राइट। और उसके बाद विप्रो की 381 है। उसके बाद अपोलो टायर की 400 के आसपास है, या फिर 300 350 होगी, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है अभी। ऐसे ही तरह से अगर आपने 10 स्टॉक भी सिलेक्ट किया ना, तो आपको 10-15 हज़ार लग जाएंगे, राइट। लेकिन आप इन 10 स्टॉक्स में 500 रुपये भी लगा सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर सब लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, और कुल मिला के जो 10 स्टॉक्स होंगे या फिर 12 स्टॉक्स होंगे, जो म्यूचुअल फंड वालों ने सिलेक्ट किए होंगे, वो सारे 500 रुपीज़ इन 10-12 स्टॉक्स में चले जाएंगे। पूरा 500 रुपीज़ डिवाइड हो जाएगा। किसी में 100 लगेगा, किसी में 10 लगेगा, किसी में 50 लगेगा। इक्वली वो डिवाइड हो सकता है, या फिर कम ज़्यादा भी हो सकता है उनके हिसाब से, ठीक है। और वो अपने कैपिटल से यूज करके प्रॉफिट कमाते, प्रॉफिट जनरेट करते, और हमें फंड मिलता है उससे, या फिर हमें कंपाउंडिंग मिलती है, ठीक है। क्या भी करनी चाहिए सबके लिए। समझ में आ रहा है आपको? ये सर नो एड्रेस करके बताइए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड की टीम कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको तो पता है कि म्यूचुअल फंड में जो टीम होती है वो कैसे काम करते हैं, वो नहीं पता ना। पहले बोला कि पता तो पता है, अभी बोल रहा हूँ नहीं पता है। ठीक है, ये देखिए, म्यूचुअल फंड की एक टीम होती है। एक होती है टेक्निकल, एक होती है फंडामेंटल, और एक होती है फिजिकल फिजिकल टीम। तो ये म्यूचुअल फंड की पूरी टीम है, और इसमें एक फंड मैनेजर होता है, जो मेन म्यूचुअल फंड चला रहा है, राइट। तो टेक्निकल टीम क्या करती है, जो भी चार्ट होगा जो हम एनालिसिस करते हैं, वो टेक्निकल टीम संभालती है। उसके बाद जो फंडामेंटल है, वो क्या करते हैं, फंडामेंटल टीम स्टॉक्स के पिछले वाली हिस्ट्री देखती है कि हर क्वार्टर में इसने प्रॉफिट जनरेट किया या फिर नहीं, इसका बैलेंस रेशो, इक्विटी, डेब्ट, सब कुछ यहाँ पर देखती है फंडामेंटल एनालिसिस करके। उसके बाद फिजिकल टीम क्या करती है, जो भी कंपनी में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, वहाँ पर वो फिजिकली विजिट करते हैं एज अ ऑडिट। शायद किसी ने जॉब किया होगा तो उनको पता होगा कि ऑडिट क्या होता है। तो मेहमान की तरह आते हैं, वहाँ पर हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं। मैंने जॉब किया तो मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। तो ऑडिट होता है, और ऑडिट में ऐसे म्यूचुअल फंड की टीम वगैरह आती है,
और कंपनी का कामकाज देखते। अगर मैंने किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 1 लाख या फिर 1 CR, तो मैं उस कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मेरा उसमें हक हक नहीं है कि मैं कंपनी अपने हिसाब से चलाऊँ। वहाँ पर मैं सिर्फ मैंने इन्वेस्ट किया है। अगर किसी मालिक ने 2 करोड़ की एक कंपनी बनाई है और उसमें आपने सिर्फ अकेले ने 1 CR जमा कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, तो इसका मतलब आप उसके 50% मालिक नहीं हुए। एज स्टॉक मार्केट के हिसाब से हुए, लेकिन आप उसके हिसाब से, अपने हिसाब से वो जो कंपनी है वो नहीं चला सकते। जो उसका हक है वो मेन मालिक के पास है, मेन मालिक के पास ही है। राइट। तो इसी तरह से अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और आपको उस कंपनी का फिजिकल विजिट करना है, वहाँ पर फिजिकली आपको विजिट करना है, तो नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड के जरिए एक फिजिकल टीम रहती है और वो फिजिकल टीम उस कंपनी में विजिट करते हैं। तो इन सबका ये काम है। तो फंड मैनेजर क्या कहता है कि ये स्टॉक हमें देखना है, तो फंडामेंटल के पास और टेक्निकल के पास ये स्टॉक वो दे देते हैं। फिर वो फंडामेंटल वाले क्या करते हैं कि वो कंपनी देखते हैं कि कैसे है, उसका कामकाज वगैरह कैसा है। घर में बैठे बैठे, उसके ऑफिस में बैठे बैठे देख लेता है सब कुछ कि हाँ ये इसका लास्ट 5 साल में इन्होंने हर साल प्रॉफिट बढ़ा के दिया है या फिर इस साल उन्होंने लॉस किया है। और अगर उसने, मान लीजिए कि फंडामेंटल टीम को पता चल गया कि लास्ट 5 साल में, 6 साल में या फिर 10 साल में प्रॉफिट इन्होंने बैक टू बैक कमाया है और इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, तो ये क्या बताएगी कि फंडामेंटली एक कंपनी स्ट्रांग है। अभी आप कीजिए, अभी एक काम कीजिए, इसे टेक्निकल टीम के पास भेजिए। फिर टेक्निकल टीम क्या देखती है कि चलिए फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, अभी टेक्निकली देखते हैं कि उसका जो भाव है, उसका जो भाव है वो सस्ता है या फिर महंगा है। अभी टेक्निकल टीम बताए कि अरे वो उसका भाव ना अभी सस्ता है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, तो हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अभी फिजिकल टीम वाले क्या बोलेगी कि रुको, आपने तो फंडामेंटल देख लिया, टेक्निकल भी देख लिया, सबसे पहले हम विजिट करके आते, अभी तो बॉटम में है ना, तो आज के आज हम देख के आते। और अगर कंपनी का कामकाज वगैरह ठीक ठाक होगा तो हम कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये तीनों का कंफर्मेशन मिल जाता है और तीनों का कंफर्मेशन होने के बाद उस स्टॉक्स में हमारे फंड चले जाते हैं या फिर इन्वेस्ट किए जाते हैं। अभी एक इंटर बात मुझे पता चली म्यूचुअल फंड के बारे में, जो मुझे पहले नहीं पता था। मुझे लगता था कि ये सारे इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यहाँ पर चलता है सीधा ट्रेडिंग। लेकिन जो कैपिटल की रिस्क होती है वो खुद लेते हैं। आपका जो कैपिटल गया भी तो वो आपको मिलेगा म्यूचुअल फंड की तरफ से। राइट। तो वो ट्रेडिंग करते हैं, वो डायरेक्टली फ्यूचर का ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं। क्योंकि मान लीजिए उनके पास अगर 1 CR अमाउंट है, 1 CR, और आपने सब ने मिला के, 100 लोगों ने मिला के 1 CR जमा किया उनके पास, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके उनको थोड़ी जल्दी प्रॉफिट मिलेगा। अगर उनको टेक्निकल एनालिसिस पता है, फंडामेंटल पता है, फिजिकली पता है, न्यूज़ वगैरह सब कुछ पता है, वो डायरेक्टली फ्यूचर का लॉट उठाएंगे, 1 करोड़ का लॉट उठाएंगे। 1 करोड़ मतलब उनके मैनेजमेंट के हिसाब से पूरा 1 करोड़ नहीं लगाते, 50 लाख 25 लाख उठाते हैं और वहाँ पर आपको प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। मतलब वो खुद ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं और हमें वो फिक्स रिटर्न रिटर्न देते हैं उसके ऊपर। इन्वेस्टमेंट में आपको मिनिमम समझ लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए थे और आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको मिनिमम 12% का रिटर्न या फिर 11% का रिटर्न एक्सेप्ट करना है। और सबसे बेस्ट केस में आपको 20%, 18%, और सबसे वर्स्ट केस में 10%। इसके नीचे आपका नहीं रिटर्न मिलेगा। 8-9 भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम 10% का आप रिटर्न पकड़ सकते हो। और सबसे बेस्ट केस में 20% का रिटर्न आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ले सकते हो। ठीक है। और उसके ऊपर कंपाउंडिंग अलग रहेगी। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड का ये रहता है। राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड का ऐसा रहता है और इस तरह से मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड की टीम। इनके पास सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफाइड होते हैं। टेक्निकल का अलग सर्टिफिकेट होता है, फंडामेंटल का अलग होता है, और उनका फिजिकल टीम का अलग होता है, फंड मैनेजर के पास अलग होता है। तो इनमें कुछ म्यूचुअल फंड वाले भी फ्रॉड भी होते हैं, क्योंकि हर बिट में कहीं ना कहीं होते हैं। जिनके पास पैसा आ गया वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि पीछे कार्वी का एक लोचा हुआ था, कार्वी वाले फिर गायब हो चुके थे फंड आने के बाद। तो ऐसा होता है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड अच्छे सिलेक्ट किया करो। जो फंड मैनेजर होगा वो अच्छा होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तो आपको एनालिसिस करके पता चल जाएगा। राइट। अभी देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो SIP है उसका बेनिफिट क्या रहेगा।
तो इसको देखने के लिए आपको रिटर्न्स रिटर्न देखना पड़ेगा ना कि एसआईपी में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो आपको सबसे पहले गोल डिसाइड करना है कि आपको आने वाले 10 साल में या फिर 15 साल में कितना अमाउंट चाहिए आपके रिटायरमेंट के वक्त। मुझे एज ए रिटायरमेंट प्लान है कि अगर आपने कंपनी में या फिर किसी बिजनेस में काम किया तो एक पर्टिकुलर एज के बाद आप क्या करोगे, काम करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपके काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। राइट। काम करने की अगर कैपेसिटी कम हो जाएगी तो आपको फंड तो चाहिए ना। आज के बच्चों पर आप भरोसा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आपको पता है कुछ बच्चों का नहीं हो रहा है तो पेरेंट्स का क्या होगा। राइट। तो अभी के टाइम में बहुत से लोगों का यही प्रॉब्लम्स है कि जॉब ही नहीं है, सैलरी नहीं है, इनकम नहीं है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन क्या है? तो इसीलिए फ्यूचर प्लान कर लीजिए। अगर आपके बच्चों ने संभाला नहीं संभाला, हमारे बच्चों ने, तो हमारे कैपिटल से हम अपना गुजारा तो कर सके। राइट। अपना गुजारा तो करना चाहिए। तो इसीलिए फ्यूचर प्लान कीजिए, फाइनेंशियल प्लान कीजिए, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर एस आई पी कैलकुलेटर है। एस आई पी कैलकुलेटर में चले जाते हैं हम और इसे इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि हिंदी हिंदी यहाँ पर पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है। तो मुझे एक एग्जांपल बताइए कि आप कितना फंड यहाँ पर स्टॉक्स में लगा सकते हो, मतलब एस आई पी में इन्वेस्ट कर सकते हो। हर किसी का एक अमाउंट बताइए बेसिक। जैसे कि मोनल तय बताएगी, प्रफुल्ल सर बताएंगे, सुनील सर बताएंगे। राइट। 2000। 2000। सुनील सर आप बताइए। लोकेश सर ने 2000 बताया। प्रफुल्ल सर बताएंगे। सुनील सर 1000। मोनल तय 1000 1000। प्रफुल्ल सर। 1000 प्रफुल्ल सर आप बताइए। मंथली आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो कि यस इतना मैं कैपेबल हूँ कि 1000 में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो पहले हम 1000 का देखते हैं। 1 2 3 4 सबने 1000 रिस्पॉन्स दिया है। और 2000 बाद में देखेंगे, उसके बाद और देखेंगे अलग। तो यहाँ पर देखिए एस आई पी अमाउंट है कि कितना अमाउंट आप लगाने वाले हो। यहाँ पर मंथली और क्वार्टरली है। यहाँ पर हम मंथली सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद नीचे लिखा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो 12%। इसके ऊपर नहीं, इसमें बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। नीचे होगा इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, मतलब आपको कितने साल रहने देना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं एस आई पी अमाउंट में डालता हूँ 1000। ठीक है। और यहाँ पर 5 साल के लिए एस आई पी करता हूँ। तो मिनिमम जो एस आई पी रहेगी 5 साल के लिए तो करनी चाहिए। उससे कम करोगे तो कुछ काम का भी नहीं है। करो भी मत। मैं तो बोलूँगा कि अगर 5 साल से कम आप कर रहे हो तो छोड़ दो। उससे अच्छा है कि आप अपना कुछ काम धंधा देखो, या फिर कुछ अपना अलग सा सेटअप देखो, या फिर ट्रेड वगैरह करते रहो। राइट। एस आई पी है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, क्विक रिस्क में पैसा नहीं बनता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 1000 रुपया हर महीने एस आई पी में इन्वेस्ट किया 12% के हिसाब से 5 साल तक, तो आपके 5 साल में 60,000 रुपये इकट्ठा होंगे, सेविंग होगी। और सेविंग होने के बाद आपको उसके ऊपर मिलेगा 81,669। मतलब आप इसे 80,000 पकड़ सकते हो। अगर आप टोटल अमाउंट उसकी आपकी हो जाएगी 80,000। ठीक है। तो इसके हिसाब से इतना रेट मिलेगा अपना। राइट। तो मान लीजिए इसे आपने 5 साल के बजाय 10 साल किया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो 1000 रुपीज है। 1000 में आपने आपके कितने होंगे? 1,20,000। और आपको प्रॉफिट कितना मिला? 2,30,000। पहले कितने मिले थे? 60,000 के 80,000। राइट। तो 60 - 80 कितने हुआ? 30। मतलब आपको पहले 5 साल में 30,000 मिले। पहले 5 साल में आपको कितने मिले? 20। ठीक है। 20 मिले आपको। 20,000 मिले 5 साल में। तो 10 साल किया तो कितना मिला? इन्वेस्टमेंट तो उतनी ही है। 60 के बजाय अपना कितना सेविंग हो गया? 1,20,000 का। तो उसके ऊपर मिला हमारा हमें 2,30,000। राइट। यहाँ पर हम कैलसी ओपन करते हैं और देखते हैं क्या कहा गया कैलसी। 1,20,000
माइनस 2,30,000। कुछ होता है क्या? हाँ अभी हुआ। और माइनस 2,00,000। तो 1,10,000 आपका मिल गया 10 साल में। और उसके बाद यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, राइट। पहले 5 साल में कितना मिला? 20,000। 10 साल में कितना मिला? 1,10,000, राइट। फिर आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए इसे आपको आपने 20 साल के लिए रखा, तो कितना होगा? 2,40,000, राइट। इन्वेस्टमेंट आपकी उतनी है 1,000 ही है। यहाँ पर हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन आपको कितना मिला? 9,90,000। तो राउंड फिगर हम इसे 10 लाख पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपको अगले 10 साल में मिला 1 लाख, और 20 साल में मिला 10 लाख। तो देखिए फंड कैसे बढ़ते जा रहे हैं। 5 साल में आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ 20,000। 10 साल में मिला आपको 1,10,000। और 20 साल में मिला आपको 10 लाख, राइट। तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। इस तरह से कंपाउंडिंग होते जाती है। तो आपको उसके हिसाब से फ्यूचर प्लान करना है। अभी लोकेश सर ने बोला कि 2,000, राइट। अगर आपने इसे 20 साल के किया, 20 साल के लिए, 20 साल के लिए किया डायरेक्टली, तो आपके 20 साल में अप्रोक्सीमेट 5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। लेकिन 5 लाख रुपए पे आपको कितना मिलेगा? 20 लाख रुपया, राइट। और अगर आप एफडी कराते 5 लाख की 20 साल के लिए, तो कितना मिलता आपको? अगर एफडी करते तो कितना मिलता? दिखाता हूँ मैं। 5 लाख का आ गया 5%, कितना हुआ? 1 लाख का 5%, 5,000, 50,000 ना। एक मिनट। फिर अपना 5 लाख, इसका 5% क्या हो रहा है? 1 लाख का 5% कितना हुआ? 5,000, राइट। तो 5 लाख का कितना हुआ? 25,000, 50,000 नहीं, राइट। 25,000 हुआ। तो 20 साल में कितना होगा 25,000 का? 5 लाख, राइट। और आपको 10 साल में कितना मिल रहा है? 20 साल में कितना मिल रहा है? 10 लाख रुपया। तो एफडी में कम रिटर्न रिटर्न से, और जो हमारी एसआईपी रहेगी उसमें ज़्यादा रिटर्न से। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको एफडी करानी है या फिर एसआईपी। तो एसआईपी में आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, और एफडी में आपकी ग्रोथ है ना वो फिक्स है कि इतने आपको रिटर्न मिलेगा। एसआईपी किसके लिए बेस्ट है? जो आदमी बूढ़ा हो चुका है, अभी काम नहीं कर सकता, और उसको फंड अभी सेफ रखना है, उसके लिए एफडी ठीक है। फैमिली के लिए वगैरह ठीक है। अगर आपकी यंग एज है 25 साल, 30 साल, तो आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी कभी भी बेस्ट है। लेकिन 40 साल बाद या फिर 45 साल बाद एसआईपी इतनी बेस्ट नहीं रहेगी। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कंपाउंडिंग? ये सर नो सुनील सर? यस सर। ओके, कैसा लगा? बेटर है म्यूचुअल फंड? हाँ सर। ओके। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड में काम करना है। और कुछ फ्रॉड भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। और एक बड़ी बात, अगर आपने इसमें एसआईपी स्टार्ट किया और मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम्स आ गए, प्रॉब्लम्स आने के बाद आपने वो एसआईपी क्लोज कर दी, तो उसके ऊपर जो कंपाउंडिंग होने वाली है वो नहीं मिलेगी आपको। कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए आपने 10 साल के लिए एसआईपी की, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया, फिर 10 साल के लिए की, तो आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा, उसके ऊपर कंपाउंडिंग नहीं होगा। 10 साल में कितना मिल रहा था आपको? आई थिंक 1 लाख मिल रहा था ना, 1,10,000। तो इसे 1 लाख पकड़ लेते, 1 लाख मिल रहा था आपको। तो
इसे क्लोज कर दिया 1 लाख मिलने के बाद, और फिर आने वाले 10 साल में किया, मुझे आने वाले हाँ 10 साल में किया, इसे क्लोज किया, फिर अगले 10 साल किया, तो आपके कितने हुए, 20 साल हो गए। 20 साल में आपको कितना मिला, 2 लाख रुपए मिला। लेकिन अगर आपने बिना ब्रेक किए एस आई पी अगर 20 साल के लिए होल्ड किया होता तो आपको 10 लाख मिल चुका होता। ठीक है, फिर कहाँ गए 1 लाख और कहाँ गए 10 लाख, तो उसमें तो आपका 9 लाख रुपए तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इसीलिए कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। और अगर आपको 1 शेयर का टारगेट अचीव करना है तो ये वाला टारगेट लीजिए, 5,000 पर मंथ। पॉसिबल है अगर आपको करना है तो 5,000 पर मंथ आपने किया और 20 साल के लिए किया तो 12 लाख रुपए आपकी सेविंग होगी, और उसके ऊपर आपको मिल जाएगा 50 लाख। लेकिन इसे हमें करना है 25 साल के लिए। अगर आपने हेलो अमोल हाँ सर, हाँ बोला। वो जो रिटर्न है ना, वो 12 से बढ़ के 14-15 ऐसा कीजिए। क्यों, मिनिमम 12% रख रहे हैं ना, वो भी फिक्स नहीं ना हमारा। ठीक है 13% रखते हैं पड़ता है तो कभी भी एवरेज। हाँ एवरेज पे पड़ता है ना, तो हम सिर्फ मिनिमम ट्वेल्व हाँ परसेंट का ले रहे हैं। वो तो फ्लक्चुएट होगा ना, कभी 12 कभी 12%, हम सिर्फ मिनिमम 12% ले रहे हैं। हाँ 10 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं। हाँ, तो मैं भी वही बताना चाहता हूँ हाँ कि जितना रिटर्न मिलेगा वो उसके हमको भी नहीं पता हाँ रहता है। हाँ राइट राइट, उसके हिसाब से हाँ, जो तो लोग के सर। आप भी अमाउंट, आप भी जो रिटर्न है ना वो फ्लक्चुएट कीजिए। बराबर उससे राइट। रिटर्न कितना होगा वो हमें पता चलेगा। हाँ तो आपको जो बताया वर्स्ट केस में 10%, कि अगर आपका खराब सिचुएशन आया, कोरोना जैसा टाइम आया और बहुत बैड सिचुएशन है, वहां पर भी आपकी एस चालू है, तो कम से कम आपको 10% की रिटर्न्स मिल जाएंगे। राइट, 10% के मतलब अगर अपने जैसे लोग सर ने बताया कि यहाँ पर ज़्यादा करो, 14% करो, तो हम सबसे पहले कम लेते हैं। समझ लीजिए आपका वर्स्ट केस है, तो वर्स्ट केस में अगर 10 साल के लिए आपने किया 10% का रिटर्न लिया, ठीक है, तो 25 साल में आपके फिर भी हो जाएंगे 66 लाख रुपीज, 15 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। राइट, और यहाँ पर अगर आपने बेस्ट केस में 14% लिया तो आपके हो जाएंगे 1 CR 35 लाख। और अगर उससे भी बेस्ट केस रहा, मान लीजिए आपने 18% रिटर्न ले लिया, मिल गया 20 सालों में, तो आपके पास इतने रिटर्न हो जाएंगे। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, सिर्फ 15 लाख 25 साल में। 25 लाख 25 साल में 15 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं, धीरे धीरे कर लोगे, लेकिन जब भी आप रिटर्न हो जाओगे ना तब आपके पास अप्रोक्सीमेट 3 CR हो जाएंगे। और उससे भी छोटा प्लान है तो उसके हिसाब से देखिए, आप एस आई पी तो 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 25 साल में आपको मिलेंगे 30,000 सेविंग पर 5 लाख। और अगर मान लीजिए हम छोटे थे, तब अगर हमें पता होता कि 16-17 साल की उम्र में कि एस आई पी नाम की कोई चीज़ होती है, और हमारे पापा ने एस आई पी स्टार्ट की है हमारे लिए, और हम उसे 40 साल तक 100 के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, 100 नहीं लेकिन 500 का रख लेते हैं। 500 तो हमारे लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं रहती, घर में कोई भी कर लेता हमारे बचपन में। और यहाँ पर हमने 14% का रिटर्न ले लिया था और हमने इसे 40 साल तक किया होता, तो फिर भी आप 40 साल की उम्र में, 40 या फिर 50 साल की उम्र में 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए जमा कर लेते, और उसके ऊपर आपको मिल जाता एक 1 CR 12 लाख। लेकिन तब हमें पता नहीं था, इसलिए अभी से आपका एस का प्लान स्टार्ट कर दो और इसके ऊपर काम करो। राइट, तो जितना आप लेट करोगे उतना आपको रिटर्न कम मिलेगा, जितना आप जल्दी करोगे उतना आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो अगर आपने आज से स्टार्ट किया तो बेस्ट है, कल से स्टार्ट किया तो थोड़ा लेट है, परसों स्टार्ट किया तो और थोड़ा लेट है। जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना आपका घाटे का सौदा है। राइट, तो घाटे का सौदा मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एस स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरे पास से ही करो, जहाँ पर आपको बेस्ट लगे वहां पर भी आप जा सकते हो। जैसे कि तुषार सर है वो भी करते हैं, तुषार सर ने बोला कि आपके पास ही करो, तो मैंने ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है मैं कर लेता हूँ, मैं खुद सीख लेता हूँ, तो तुषार सर ने बोला, इसलिए मैंने मेरे पास स्टार्ट कर दिया। और आपको
मैं तब कहूँगा कि तुषार सर के पास भी जा सकते हो। तुषार कोष्टी सर उनका ना, सागर सर के रेफरेंस के थ्रू उनके साथ मेरी पहचान हुई थी। तो सागर सर के भी एसआईपी स्टार्ट हुए, वो भी एसआईपी ही करते हैं। उनका अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो बता सकते हैं अभी माइक ऑन करके। सागर सर आप बताइए कब से आप एसआईपी कर रहे हो? मैं 30 एज यानी 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। 2018 हाँ 6 के ऊपर। 2-6 के ऊपर। 2-6 के ऊपर। और अमाउंट कितने? अमाऊंट आता 8,500 8,500 मंथली। तो उनकी जो एसआईपी की अमाउंट है इन्वेस्टमेंट, वो 8,500 है। तो हर मंथ वो 8,500 की एसआईपी करती है उनके फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर प्लान के हिसाब से। तो आपने 1,000 रुपया रखा है, राइट? अभी वो उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, हमसे बड़े, राइट? हमसे ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है उनको, फंडामेंटल भी खूब बहुत स्ट्रांग है उनका। एज ए टेक्निकल से बेस्ट है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। तो 8,500 की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कम से कम हमें मिनिमम 2,000 करनी चाहिए, जैसे लोकेश सर ने कहा। और अगर बेस्ट करना है तो 5,000। अगर आपको जल्द से जल्द रीच होना है तो 5,000, और जल्द होना है तो 5,000, उससे भी बेटर। अभी आप कहोगे कि सर इतने तो हमारी रिटर्न्स नहीं आती, इतना तो हमारी इनकम नहीं है, तो एसेट्स बनाओ। कुछ सोचो कि आप मंथली 5,000 कैसे कमा सकते हो, वो बनाओ। और उसके हिसाब से आप अपना एसआईपी बढ़ाओ। एसआईपी बढ़नी भी चाहिए। अगर आपने 500 से स्टार्ट किया, तो जैसे उम्र के साथ आप बढ़ रहे हो तो एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, या फिर आपका जो बिजनेस होगा, कुछ भी होगा, वो भी बढ़ रही है। तो एसआईपी भी बढ़ाओ उसके साथ, तो आपके रिटर्न भी बढ़ जाएंगे, उसके साथ कंपाउंड भी ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी, राइट? तो इस तरह से आपको एसआईपी का प्लान करना है। समझ में आ रहा है सबको कैसे स्टार्ट करना है एसआईपी? कब से स्टार्ट करोगे आप, बताइए जरा। अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है, कब से स्टार्ट करोगे? किस किस की एसआईपी स्टार्ट है, बताइए मैसेज में। प्रफुल सर की एसआईपी होगी, सुनील सर तो सीख रहे, तो सुनील सर अभी स्टार्ट करेंगे। मोनाल ताई को मार्केट पता है, तो इसके सबसे शायद मोनाल ताई ने एसआईपी किया होगा। मैसेज देखो। सुनील सर आपका आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं किया ना? तो देखिए आपके हिसाब से प्लान कीजिए। और एसआईपी अगर आपको लगता है कि 5,000 आपसे पॉसिबल नहीं है, तो सोचिए कि 5,000 कैसे मैं मंथली जनरेट कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। नहीं है तो बनाओ उसे। नहीं है तो रोते नहीं बैठना हमें किसी को। आपको सोचना है कि 5,000 मंथली में कैसे कमा सकता हूँ, या फिर 2,000। जिस हर किसी का अमाउंट कम ज़्यादा हो सकती है, किसी को 500 ज़्यादा लगे, किसी को 5,000 ज़्यादा लगे। तो आप ये सोचो, एक वीडियो वायरल हुआ था, गुजराती बंदा था, छोटा था, 17-18 साल का था। तो वो इवेंट में जाता है और एक बड़े आदमी को बोलता है कि सर मैंने तो एलआईसी में 1 लाख कमा ली है, अभी मुझे आगे का प्लान बताइए कि मैं 1 लाख का 1 करोड़ कैसे बनाऊं। 1 लाख तो मैंने कमा लिया 16 साल की उम्र में। तो वहाँ सारे लोग शॉक हो गए कि भाई इतना छोटा साल का 6 साल 16 साल का बच्चा ऐसा पूछ रहा है कि 1 लाख का मैं 1 CR कैसे करूँ। इसके लिए वो अकेला वापर आया था, उसके जो पिताजी थे वो भी वापरने आए थे। 16 या फिर 17 साल का था, गुजराती था शायद। हमारे जैसे नहीं आते, ऐसे इवेंट्स वगैरह अटेंड नहीं करते, राइट? तो आपको भी अगर ऐसे इवेंट्स मिलते कहीं पर भी स्टॉक मार्केट के, तो आप अटेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो ये तो अपना ऑनलाइन हुआ, तो आप फिजिकली भी अटेंड कर सकते हैं कहीं पर भी, जहाँ पर मिले वहाँ पर जाओ, सीखो। वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। बड़े लोगों में रहने की कोशिश कीजिए, वहाँ पर आप उनके साथ पहचान बनाओ। जैसे मैं भी रहता हूँ अभी, यूट्यूब के थ्रू मेरी भी ऑडियंस बिल्ड हो रही है ना, तो मेरा भी बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है। ज़्यादा नहीं, लेकिन बेटर है। अभी एक ट्रेडर थे, उनका मैंने फंड पूछा, एचआर थे, वो रिटायर्ड पर्सन थे और साउथ के थे। तो उनको ना मराठी समझ में नहीं आती थी, इंग्लिश और हिंदी। तो मैं तो इंग्लिश में इतना टफ नहीं हूँ, तो मैंने उनके साथ हिंदी में बात की और पूछा कि नासिक के थे वो सर। तो उनको पूछा कि सर आप ट्रेड करते हो, दिन भर किताबें पढ़ते, दिन भर किताबें और ट्रेडिंग बस। हर रोज फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से किताबें लेते थे, किसी की लाइफ स्टोरी, कुछ भी, ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ पढ़ते थे और ऑप्शन ट्रेड करते थे खाली एक लॉट पे।
तो मैंने ऐसे ही बातों बातें में उनको पूछ लिया कि सर आपके अकाउंट में कितना फंड है। तो सर बोले कि पूछो मत। मैंने बोला क्यों, बता तो दो। तो बोले कि 1 CR है, 1 CR पे मैं काम करता हूँ। तो वहां से मैंने आगे उनको कुछ बोला ही नहीं कि इतने बूढ़े हो गए। और आई थिंक 50 या फिर 45 रिटायर हो गया ना, इसका मतलब 60 साल के होंगे वो। तो उस उम्र में वो ऑप्शन ट्रेड कर रहे थे और किताबों की बहुत एडिक्शन उनको। तो जो साउथ के लोग हैं ना वो ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, मुझे पता है। और उनके साथ बातचीत हुई थी। फिर नासिक में बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत हुई थी जो करोड़ों रुपीज़ या फिर लाख रुपीज़ कमाते थे दिन के या फिर मंथ के या फिर साल के। तो इन जैसे लोगों में बैठना उठना चालू करो, उनके साथ कांटेक्ट करो। कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की, पहले आप क्या करते थे या फिर आपकी फैमिली बैकग्राउंड वैसी है, तो वहाँ से आपका माइंडसेट ज़्यादा डेवलप होगा। वैसे भीड़ में रहो। मिडिल क्लास में रहोगे तो मिडिल क्लास ही रहोगे। बड़े लोगों में रहोगे तो बड़े लोग ही बनोगे। अभी जहाँ पर मैंने औरंगाबाद में गया था, वहाँ पर उनको दिल्ली पब्लिक स्कूल उन्होंने बाय किया था, मतलब अपने नाम पर कर लिया था। तो उनको वहाँ पर 4 करोड़ का लॉस था, राइट। तो 4 करोड़ का लॉस उनके चेहरे पे कभी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए वो लॉस भी करवा लेते कभी कभी। वो भी उनका प्लान होता है, सीए वगैरह बताते हैं उनको। हमें भी इतना नहीं पता, लेकिन इस तरह से उनका प्लानिंग वगैरह बहुत सारा रहता है। ठीक है। तो पूरे ऑल इंडिया में भी उनके ब्रांचेस है। तो ऐसे आप सोचो कि आप उससे लिवरेज कैसे कर सको, एक्सपांड कैसे कर सको। खाली 500 का ऐसा भी, मतलब 500 पे नहीं रहना है। ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक होना चाहिए। 5 का 1000 होना चाहिए, 1000 का 5000 होना चाहिए, 5000 का 10,000 होना चाहिए, राइट। अभी मेरे साथ जो हमारे क्लास में बहुत से लोग हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते, लेकिन पर्सनली मेरे साथ कनेक्टेड है। तो दिन में 1,30,000, 2 लाख, 8 लाख भी उन्होंने कमाया है। लेकिन मैं उनकी बातें आपके साथ नहीं शेयर करता, क्योंकि वो मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड है। उनका नाम वगैरह कुछ नहीं बताता। उनमें से एक एपीआई है और एक बैंक मैनेजर भी है। फिर बहुत से लोग हैं, राइट। एक सीए भी थी, एक लेडीज थी, उनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता था। तो वो भी कुछ दिनों के लिए हमारे पास आए थे सीखने के लिए, बाद में वो चले गए, राइट। तो इस तरह से आप बड़ा गोल सोचिए और बड़ा प्लान कीजिए। सबका आवाज़ आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे रोड पे डीजे का आवाज़ आ रहा है। तो मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आपके पास क्लियर आ रही है। यस। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर आवाज। आ रही है क्या? आ रही है सर। ओके ओके, ठीक है। समझ में आ गया कैसे म्यूचुअल फंड? और कुछ पूछना है म्यूचुअल फंड में आपको? कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है? आपने जो डीमैट अकाउंट खुलवाया ना मेरे से, वहां पर भी आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो अब मुझे क्लियर कर दीजिए कि किसका किसका अभी डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है। मोनल थे, आपका डीमैट अकाउंट क्लियर है? विरुद्धा का हाँ सर। हाँ हाँ एक्टिव हो क्लियर है। चुका? हाँ एक्टिव हो चुके हैं। समझ में आ रहा है कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है? हाँ हाँ आ रहा है समझ में। ओके। सुनिए सर, जो डीमैट अकाउंट अपना वो यूज करने आ रहा है आपको? ठीक है। तो देखिए, अभी आप मार्केट में आ चुके हो, तो किसी भी हालत में आपको मार्केट को छोड़ना नहीं है, हमेशा याद रखना। ठीक है। किसी भी हालत में आपको मार्केट को छोड़ना नहीं है। जहां पर आप छोड़ोगे ना, तो वहां से आपकी असली ग्रोथ होने वाली है। मान लीजिए कि, एक मिनट में स्क्रीन शेयर किया ना मैंने आपके साथ। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में लॉस किया, 1 साल लगा, 2 साल लगा, शायद आपने तब तक 90% सिलेबस या फिर 90% एक्सपीरियंस ले लिया है, बाकी 10% बाकी है। लेकिन आप आने वाले 10% के लिए रेडी नहीं हो, और वहां से आपने मार्केट से क्विट कर दिया। तो आपको आपकी जो 90% की एफर्ट्स है कुछ काम की नहीं रहेगी। तो इसीलिए भी जब भी मार्केट में या फिर किसी भी फील्ड में कूदोगे, तो उसे मरते दम तक छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और हम भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ दिया तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो कोई भी फील्ड आपको एंड तक छोड़ना नहीं है। मार्केट में आपको रिजल्ट मिलेगा, आप सिर्फ वेट कीजिए। ठीक है।
और हर रोज काम कीजिए, हर रोज सीखिए। आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपको किसी भी हालत में, हाँ तो आपको किसी भी हालत में मार्केट को छोड़ना नहीं है। अगर आपने मार्केट में जंप कर दिया है तो आपको तैरना है। मान लीजिए अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती और वो सीधा तालाब में जा गिरा, अगर उसको जान बचानी है तो उसको तो हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। अगर कोई तालाब है और वो गलती से उसमें गिर गया तो ऐसा नहीं सोचेगा अरे भाई गिर चुका हुआ, अभी मैं हाथ पैर नहीं हिलाता क्योंकि कोई चांसेस ही नहीं है, तो वो मर जाएगा। तो जब भी आप मार्केट में आते हो तो ये भी आपके लिए तालाब है। अगर आपको तालाब में तैरना सीखना है तो आपको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। तो जब तक आप हाथ पैर हिलाते नहीं तब तक आपको तैरना नहीं आएगा और आप अपनी जान भी नहीं बचा सकते। इसलिए आप मार्केट में जंप किया है तो आपको मार्केट बिल्कुल बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। 90, अगर आप जहाँ पर सोच रहे हो कि मार्केट में यहाँ से क्लोज कर दूं अभी मेरे से नहीं होगा, तो वहां पर समझ लेना कि आपने 90% जो नॉलेज है वो गेन कर लिए, खाली 10% बाकी है और 10% पे आपको काम करना है। जहां पर आपको लगे अपने माइंड पे स्ट्रेस आ गया कि यार मुझे मार्केट में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, अभी मैं छोड़ देता हूँ, समझ लेना उस दिन कि आपका नॉलेज 90% हो चुका है मार्केट में। खाली आप 10% के लिए छोड़ते रहे हो, ठीक है? तो 10% के लिए बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ तक आपने जर्नी क्रॉस कर ली है। 10% में क्या होता है, सिर्फ माइंडसेट और साइकोलॉजी होती है। 90% आपका टेक्निकल और जो सिलेबस है वही है, स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ और रिस्क मैनेजमेंट, बस। ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा कुछ लूंगा नहीं। और आज डीजे का साउंड भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 1 घंटा भी हमने सेशन पूरा कवर किया है। आई होप कि आपको म्यूचुअल फंड का टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे पर्सनली या फिर ग्रुप में पूछिए, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर आंसर दूंगा। और अगर आपको ऐसा भी स्टार्ट करने है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, किसी और के थ्रू स्टार्ट करने हैं तो उसके बारे में मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं उनका एक राइट पाथ बताऊंगा कि आपको यहाँ पर ऐसा भी स्टार्ट करने चाहिए, वहाँ पर आपको वो अच्छी तरह से गाइडेंस करेंगे। ठीक है, एक तुषार कोष्टी सर और एक मैं। ठीक है, चलिए, तो आज के दिन बस इतना ही और हम कल के सेशन में समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए, सबको गुड नाइट और मिलेंगे कल वाले सेशन में।